देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मत दो दोस्तों। तो पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे जहां पर राहुल गांधी के 2.5 लाख से ज्यादा सिर्फ लड़कियों के होने वाले कार्यक्रम को लेकर अचानक से प्रशासन के द्वारा 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। दोस्तों बताएंगे कैसे डर खौफ राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। बताएंगे स्थानीय प्रशासन में कैसे हड़कंप मचा हुआ है और एक बार फिर से अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इस मामले को लेकर पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर जिस कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी का किया गया था अपमान, दोस्तों उस कोर्ट के अंदर चुनाव में एक तरफा क्लीन स्वीप कर दिया ममता बनर्जी और उनके संगी साथियों ने। बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को अचानक से बीते दिन गिरफ्तार किए जाने के मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों तक, इंडिया गठबंधन से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में जानबूझकर रोड़ा अटकाने की कोशिश की जा रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश भर के अंदर लगातार राहुल गांधी को छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बड़ी सफलता मिलती चली जा रही है। दोस्तों और यही बड़ा कारण है कि पार्टी की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया और कहा गया कि महाराष्ट्र के अंदर छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम किया जाएगा और इस बार केवल महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम किया जाएगा। कहने का मतलब पुरुषों को नहीं बल्कि केवल लड़कियों को कार्यक्रम में आने की अनुमति होगी, यानी केवल लड़कियों का यह कार्यक्रम होने वाला है जिसमें 2.5 लाख के आसपास लड़कियां पुणे के अंदर एकजुट होंगी। दोस्तों और छात्राएं कार्यक्रम के दौरान महिला केंद्रित मुद्दों पर चर्चा करेंगे और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इसकी पूरी जानकारी दी है। दोस्तों 17 जून को राजस्थान के कोटा से शुरू हुई ये यात्रा 17 जुलाई और 8 अगस्त को देहरादून और प्रयागराज पहुंची। इसके बाद अब ये अलग से कार्यक्रम किया जा रहा है पुणे के अंदर। दोस्तों और पुणे के कार्यक्रम को लेकर ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अचानक से करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी में एक जबरदस्त तरीके का उत्साह है और जिस तरीके का समर्थन आम जनता से मिल रहा है कहीं ना कहीं पार्टी उम्मीद कर रही है कि इससे छात्रों के बीच में अपनी पहुंच को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए अचानक से महाराष्ट्र के पुणे शहर के अंदर यह कार्यक्रम बुलाया गया है। दोस्तों 2.5 लाख लड़कियों के एकजुट होने की जानकारी मिल रही है और ऐसे में जब ये कार्यक्रम इतने बड़े व्यापक स्तर पर होने वाला है तो डर तो बीजेपी प्रशासन को लगेगा ही दोस्तों, लेकिन डर इतना ज्यादा लग गया है कि अब इन्होंने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मिल रहे छात्रों के समर्थन के कारण स्थानीय प्रशासन के भी नींद उड़े हुए हैं। दोस्तों पुणे पुलिस ने 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के बीच में 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी राहुल गांधी का ये कार्यक्रम 22 अगस्त को पुणे के अंदर होने वाला है और 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी राहुल गांधी के कार्यक्रम के मद्देनजर ही ये बैन लगाया गया है। दोस्तों इसके बाद स्थानीय प्रशासन के लोग इस आदेश का हवाला देकर अब कांग्रेस पार्टी के लोगों को परेशान करने की कोशिश करेंगे और 22 तारीख तक 3-4 दिन तक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे पार्टी के लोगों को परेशान किया जाएगा। दोस्तों लेकिन कांग्रेस पार्टी को पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा ये लोग लगाने वाले हैं तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की तैयारी पूरी हो गई है। अगर आप भी मानते हैं कि चाहे देहरादून हो, कोटा हो या फिर उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, इलाहाबाद हो, हर जगह पर केवल एक ही चीज की गई है, कार्यक्रम में विघ्न डालने की कोशिश की गई है। लेकिन कार्यक्रम जिस तरीके से सफल हुआ है इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि ये आम जनता और खासकर युवाओं का आंदोलन है और युवाओं से जुड़ी हुई बातें चल रही है तो युवा इसमें आकर अपनी बातों को रख रहे हैं और प्रशासन के लोग चाहे कोई भी आदेश जारी कर दे, अंततोगत्वा जब युवाओं का कार्यक्रम या फिर छात्रों का या आम जनता का जब कार्यक्रम होता है तो वो रुकता नहीं है, चाहे इसके लिए प्रशासन के द्वारा कितने भी चाहे उतने मुकदमे वो कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर डर खौफ को दिखाता है, इसीलिए अचानक से धारा 144 जैसा आदेश जारी किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी का जिस कोर्ट के अंदर किया गया था अपमान, ममता ने उसी कोर्ट के अंदर ले लिया एक बड़ा बदला। दोस्तों हुआ ये कि ये मई महीने की घटना है। दोस्तों मई में जब ममता बनर्जी की सरकार जाती है तो पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी वकील की गाउन पहनकर कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचती है। दोस्तों जहां पर विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी पीआईएल से संबंधित मामले में वो खुद सुनवाई में शामिल होने वाली थी। दोस्तों वे अपनी सफेद साड़ी चप्पल छोड़कर वकील की पोशाक में कोर्ट पहुंचती हैं और जब वो कोर्ट रूम में दाखिल होती हैं तो कुछ वरिष्ठ वकीलों के द्वारा चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं और ममता बनर्जी के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। बाद में जब वो कोर्ट परिसर से बाहर निकलती है तभी उन्हें कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी चल रही है और कोर्ट रूम में ममता बनर्जी ने खुद पार्टी का पक्ष रखा और तत्काल सुरक्षा की उन्होंने मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में टीएमसी पार्टी कार्यालय को जलाया गया और इस तरीके की कई चर्चाएं हुई, लेकिन ममता बनर्जी का जो अपमान किया गया दोस्तों उसका बदला आखिरकार ममता बनर्जी ने ले लिया। अपडेट जो आ रही है वो ये कि कोलकाता के हाई कोर्ट के बार काउंसिल के
चुनाव होते हैं दोस्तों, जिसमें ममता बनर्जी ने अपने समर्थन से कई सारे उम्मीदवार मैदान में उतार दिए दोस्तों। और कोलकाता के बार काउंसिल पर पूरी तरीके से, यानी कोलकाता हाईकोर्ट के बार काउंसिल पर पूरी तरीके से ममता बनर्जी का कब्जा हो चुका है। यानी टोटल 23 लोग चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, जिसमें से 15 सीटें ममता बनर्जी के समर्थकों ने जीत ली है। यानी बीजेपी को केवल 3 सीट और ममता बनर्जी ने यहां पर अपने 15 उम्मीदवार जितवा दिए हैं। कहने का मतलब टीएमसी पार्टी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों, और कोलकाता हाईकोर्ट के बार काउंसिल में अपना दबदबा दिखाया है। कहने का मतलब अब कोलकाता हाईकोर्ट टीएमसी के ही कब्जे में रहेगा, और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। और ममता बनर्जी ने अपनी पैनल का ताकत दिखाया है दोस्तों, और अपने नाम पर इतने सारे लोगों को जितवा दिया। अगर आप भी मानते हैं कि ये शुरुआत है, क्योंकि ममता बनर्जी शुरू में भी एक वकील थी, और एक वकील जब सड़कों पर लड़ा तो फिर वो मुख्यमंत्री बनी, और वापस से फिर वो वकीलों की स्थिति में है, तो उनके लिए संघर्ष का रास्ता कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। उन्हें पता है कि कोलकाता हाईकोर्ट में उनका पूरी तरीके से कब्जा है, और आने वाले दिनों के अंदर सड़कों पर संघर्ष और तेज होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जो अपनी पार्टी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, वापस से उसकी पार्टी अगर तोड़ भी दी जाएगी, तभी वो उस पार्टी को दूसरी बार भी शीर्ष पर पहुंचा सकता है। और ये जो बीजेपी की गलतफहमी है कि ममता बनर्जी खत्म हो चुकी है, उनकी पार्टी खत्म हो गई है, तो अब वो खुद भी खत्म हो गई है, तो ये बात एकदम बीजेपी के लिए केवल थोड़े दिन की खुशी है, क्योंकि फिर से वो वापस लौटेंगी तो तगड़े तरीके से लौटेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर अमित शाह ने आज तक जवाब नहीं दिया कि आखिर देश के छात्रों के ऊपर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान क्यों लाठीचार्ज किया गया, क्यों पैलेटिव गन का इस्तेमाल किया गया। ये सारे सवाल थे दोस्तों, जिसका जवाब संसद भवन के अंदर अमित शाह को देना था। इन सवालों का जवाब देने की जगह अमित शाह संसद भवन से भागते हुए नजर आए, और सारा सवाल ये पूछा जाता है कि अमित शाह संसद भवन में कब आएंगे जवाब देने के लिए। तो उस समय बीजेपी के लोग केवल अमित शाह आएंगे या नहीं आएंगे इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि सबको पता था कि इन्होंने बहुत गलत किया है छात्रों के साथ में। लेकिन अब बीजेपी के नेता किरण रिजिजू एक इंटरव्यू देते हैं दोस्तों, इस इंटरव्यू के दौरान वो देश के छात्रों पर किए गए हमले को लेकर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। यानी देश के छात्रों पर कोई हमला नहीं किया गया, इस तरीके का बयान देते हुए कहते हैं कि किसी को भी चोट नहीं आई, कोई भी एक व्यक्ति परेशान नहीं हुआ, और इस तरीके का दावा वो कर देते हैं दोस्तों। यानी देश के लोगों के ऊपर ही सवाल खड़ा कर देते हैं कि देश की जनता इनसे सवाल क्यों पूछ रही है। यानी इतने सारे वीडियो है दोस्तों प्रताड़ना के, लेकिन उन सारे वीडियो इन सब चीजों का खंडन कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने किरण रिजिजू को जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी हुई लकड़ियों से हमला किया गया, लाठियों से हमला किया गया, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची की कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए क्या, ये सवाल राहुल ने पूछा दोस्तों। आगे कहते हैं कि मैं खुद उन बच्चों से मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने सामने देखे हैं, देश के सामने आए हैं, और इस सरकार का मूल मंत्र यही है, असत्य और हिंसा, यानी असत्य बोलो और हिंसा करो। पूरे सत्र के दौरान लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे, और प्रधानमंत्री ने आज तक संसद में आकर छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें ना अपनी गलती दिखाई देती है और ना दिखने पर ये लोग मानते हैं। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं, याददाश्त भी है, यानी इनको लगता है कि जनता भूल जाती है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक वीडियो लोगों ने सजो कर रखा हुआ है, तो इन लोगों के फर्जी दावे से लोग पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 15 अगस्त के दिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में वंदे मातरम को लेकर बीजेपी के द्वारा देश के कोने कोने में किए जा रहे प्रदर्शन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। खड़गे जी कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय गीत को उसके पुराने वर्जन में गाना गाया जाता है तो यह क्या अपराध है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हमेशा से पुराने वर्जन के अंदर ही, यानी पुराने तरीके से ही ये गीत गाया है, तो क्या उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दायर करवाओगे? महात्मा गांधी के खिलाफ केस करोगे? नेहरू जी के खिलाफ, अटल के खिलाफ केस करोगे? ये बड़ा सवाल रहेगा। कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी वालों को जमकर निशाने पर लिया है दोस्तों। यानी पिछले 12 साल से भी बीजेपी वाले वंदे मातरम का वही फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं जो फॉर्मेट शुरू से चलता आ रहा है, यानी 1937 से ही चलता आ रहा है। लेकिन अब बीजेपी कानून बनाकर पूरे वंदे मातरम को स्वीकार करके पूरा का पूरा वंदे मातरम गाना पड़ेगा, इस तरीके का आदेश फरमान जारी कर देती है दोस्तों। और खुद इनसे तो गाया जाता नहीं है दोस्तों। मामला महाराष्ट्र से सामने आता है, जहां पर एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम के दौरान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो वंदे मातरम गीत है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, उसे गाने की जगह बॉलीवुड का गाना लता मंगेशकर का चला दिया जाता है। और इस गाने पर, यानी बॉलीवुड के गाने पर, ये लोग सब इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को टुकुर टुकुर ताक रहे होते हैं। यानी सोचिए कि बॉलीवुड के गाने को वंदे मातरम गाना मानकर ये सबके सब खड़े हैं दोस्तों, जिसमें आला अधिकारी भी हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ में कई सारे बड़े लोग मौजूद है दोस्तों। लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा कि ये गाना, ये तो बॉलीवुड का गाना बजा रहे हो, असली वंदे मातरम गाना बजाओ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। तो ये तो हाल है देश के अंदर दोस्तों, जिनको पता भी नहीं है कि वंदे मातरम गाना
कौन सा है और वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। यानी बॉलीवुड के गाने को ही असली वंदे मातरम गाना समझ रहे हैं। यानी दोस्तों कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और सोचिए 4 मिनट तक सबके सब खड़े रहे, बॉलीवुड का गाना सुनते रहे और इससे ही वंदे मातरम गीत समझते रहे दोस्तों। यानी सुनकर भी देखकर भी हंसी आती है अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर वंदे मातरम नहीं बल्कि देश में नया विवाद छेड़ने की एक कोशिश है, जिसमें इनको सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि देश की जनता, बीजेपी वाले अगर डाल डाल चलते हैं तो देश की जनता पात पात चलती है। उनको पता है कि ये लोग क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने मंगलवार को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडरों में गड़बड़ी के मामले पर आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय और साथ में उनके कई संगी साथियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोप है कि राय को 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत दी गई। एसीबी का आरोप है कि ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडरों की शर्त इस तरह बनाई गई थी कि एक खास कंपनी को फायदा मिल सके। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में ये सब कुछ सामने आया है। उदित प्रकाश के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव और कंपनी के मालिक नागेंद्र यादव और राजा कुमार करा के साथ साथ पंकज वर्मा को अरेस्ट किया गया है। 2024 में 2 साल जेल काट कर आए थे जैन। दोस्तों 2024 में तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को तात्कालिक मुख्यमंत्री आतिशी मिलने के लिए पहुंची थी। साथ में मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे जब ये जेल से बाहर निकले। 872 दिन जेल में रहे थे। ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। अब एक बार फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर फूट डालने की जिम्मेदारी ले ली है। दोस्तों अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहते हैं कि सूत्रों के हवाले से आई ये खबर बेहद स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देकर पीडीए के दबाव में आकर अपने सहयोगियों को इधर उधर भटकने से बचाने के लिए कुछ चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर निम्न विवरण के अनुसार सीटें देने की योजना पर काम कर रही है। यानी आरएलडी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें देगी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। अखिलेश यादव आगे जवाब देते हुए कहते हैं कि भाजपा पार्टी को 39 सीटें मिलेगा लड़ने के लिए और ऐसे ही निषाद पार्टी को 31 सीट बीजेपी विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए देगी। फिर अखिलेश कहते हैं कि यूं देखे तो ये एक सराहनीय बात है कि पीडीए की जनसंख्या के आधार पर, उनके अनुपात के आधार पर अगर देखे तो ये तो आधे से भी कम है, इसलिए ये योजना बुरी तरह से असफल ही होगी। बीजेपी का ये बड़ा प्लान इसलिए भी फेल होगा क्योंकि धर्म धन चुराकर राम घात करने वाले, दुखी माता का अपमान करने वाले, बच्चों पर लाठी डंडे चलवाने वाले, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ाने वाले, शिक्षा परीक्षा में महाघोटाला करने वाले, स्वास्थ्य सेवा को बीमार करने वाले, बिजली के लिए तड़पाने वाले, सड़क और अन्य निर्माण को जानलेवा बनाने वाले, चारित्रिक पतन के नए कीर्तिमान बनाने वाले, झूठे मुकदमे व फेक एनकाउंटर करने वाले, लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़वाने वाले और लोगों को पुलिस हिरासत में मरवाने वाले, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक बंद शिक्षा बंद करवाने वाले और टीचरों से चारा इकट्ठा करवाने वाले, आशा, आंगनवाड़ी सहायिका, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आंदोलन करने पर मजबूर करने वाले, व्यापारियों, दुकानदारों, कारोबारियों का अधिकतम मुनाफा घूस में खा जाने वाले, खिलाड़ी तक से पैसा खाने वाले, कलाकारों के यश भारती सम्मान और उनको मिलने वाली राशि समाप्त करने वाले, किसान, मजदूर, मेहनतकश और पेशेवर व अन्य सभी को उनका हक अधिकार न दिलवाने वाले, अल्पकालिक अग्निवीर लाकर सेना भर्ती में मेहनत करने वालों का मनोबल तोड़ने वाले और विज्ञान और वैज्ञानिकों को मान न देने वाले, 69,000 जैसी अनेक भर्तियों में आरक्षण को मारने वाले और देश की संपत्ति बेचने वाले, संविधान को बदलने की साजिश करने वाले भाजपा और उसके संगी साथी को अब जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS के 86वें दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत चीफ गेस्ट नहीं होंगे। 22 अगस्त को होने वाले समारोह में उनकी जगह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CS रमेश प्रमुख अतिथि के तौर पर आएंगे। इससे पहले हैदराबाद के नालसार यूनिवर्सिटी में गए थे कन्वोकेशन में। दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा था और इसके बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ था जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इस मामले पर दूरी बनाई है दोस्तों। और क्योंकि TISS को अगर आप देखेंगे यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को आप देखेंगे तो ये एक ऐसी संस्थान है जहां पर छात्र सामाजिक मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा मुखर तौर पर दिखाई देते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान यानी कॉकरोच वाले बयान को लेकर ही कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी और फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। तो कॉकरोच जनता पार्टी के बनने और हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात सबको पता है और सबको यह भी पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। अब कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था तो छात्रों के यहाँ जाएंगे तो छात्र सीधी सी बात है विरोध करेंगे और खासकर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर
अंदर इन बातों को लेकर चर्चा होती है और छात्र अपनी एक उस तरीके की वैल्यू रखते हैं जिसमें छात्रों को सब कुछ पता है, तो फिर तो विरोध होना तय ही होगा। यही बड़ा कारण है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस मामले पर नहीं जाएंगे, यानी इस दीक्षांत समारोह में नहीं जाएंगे, इसको अवॉइड करने का उन्होंने फैसला लिया है। साथ ही साथ उत्तराखंड के ओपिनियन पोल को लेकर एक बड़ी अपडेट ये है कि वी प्रिसाइड नाम से एक संस्थान है जिन्होंने बताया है कि अगर आज 70 सीटें उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे तो उसमें से बीजेपी को 30 से 33 सीटें, कहने का मतलब 41% के आसपास मतदान यानी वोटिंग परसेंटेज मिल सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी 34 से 37 सीटें जीतने की स्थिति में है। कांग्रेस को 43% वोट मिल सकता है और अदर्स को 1 से 2 सीटें। कहने का मतलब विधानसभा अभी की स्थिति में हंग हो रही है। उत्तराखंड में जनता परिवर्तन चाहती है, ये बात सबके सामने आ चुका है दोस्तों। एक तरीके से संकेत मिल रहा है कि लोग कैसे पलटी मारेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर लोग बदलने के लिए तैयार है, बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरीके से पौड़ी गढ़वाल के अंदर एक बड़ा समर्थन मिला दोस्तों, उसे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहाड़ी इलाकों के अंदर बेहतर करेगी। और अगर कांग्रेस पहाड़ी इलाकों में बेहतर करती है तो फिर देहरादून वगैरह की कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में चली आएगी प्लेन की, तो पार्टी फिर अपनी स्थापना वापस से कर पाएगी दोस्तों। यानी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए माना जाता है कि पार्टी का संगठन मजबूत है और वोट बैंक भी मजबूत है, तो पहाड़ी इलाके के कारण यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पकड़ भी राज्य के अंदर ज्यादा है। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थिति दोस्तों कमोवेश उसी तरीके की स्थिति उत्तराखंड के अंदर भी है, लेकिन पार्टी को जीतने के लिए गुटबाजी दूर करनी पड़ेगी और संकेत मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा फेरबदल होने वाला है। जो बड़ी अपडेट दी जा रही है उसके अनुसार पहले संगठन के अंदर कई सारे लोगों को इधर से उधर किया गया। पीयूष गोयल को संगठन के अंदर जिम्मेदारी दी गई, कोषाध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का, तो उम्मीद है कि उनको मंत्री के पोस्ट से हटाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अब जो बड़ी अपडेट है वो ये कि लगभग 32 ऐसे मंत्री हैं जिनके पोस्ट से उनको हटाकर उनकी जगह किसी और को मौका दिया जा सकता है। और रक्षाबंधन से पहले बीजेपी अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करने पर चर्चा कर रही है। ऐसे में कई सारे नाम जोड़े जाएंगे दोस्तों। स्मृति ईरानी का नाम नहीं होगा क्योंकि उनको संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे कमोबेश पता चल चुका है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये बीजेपी के लोग बीच बचाव करने के लिए मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार करेंगे और अगर 32 मंत्री बदल दिए इन्होंने दोस्तों, तो एक तरीके से पता चलेगा इसे कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने विपक्ष के डर से पैनिक बटन दबा दिया है दोस्तों। वैसे भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक टर्निंग पॉइंट है देश की राजनीति के लिए, क्योंकि बीजेपी के लोग दावा करते थे कि 12-13 साल से उनकी केंद्र में सरकार चल रही है और उन्होंने एक भी इस्तीफा नहीं करवाया है, यानी बीजेपी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये सारा भ्रम दूर करते हुए इस्तीफा लिया गया धर्मेंद्र प्रधान का। उसके बाद अब बीजेपी वाले कैबिनेट के अंदर फेरबदल कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन 32 मंत्रियों को बदल दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी और आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं। साथ साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी संभालने वाले विनोद तावड़े को अब यूपी की जिम्मेदारी दे दी गई है। बीजेपी ने इनको संगठन की जिम्मेदारी दी है और प्रभारी बनाया गया है। पंजाब में सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात के लिए तरुण चुग का नाम आगे किया गया है, तो सबको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ साथ दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के अंदर किसानों को लेकर एक बहुत राहत भरी खबर सामने आती है, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा के अंदर एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए फसल के ऋण माफी को लेकर आदेश जारी किया दोस्तों। नई घोषणा के तहत अब किसानों के 75,000 रुपए तक के कृषि ऋण को पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य भर के किसानों को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। 13,34,000 किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। टोटल मिलाकर 6,220 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। विधानसभा में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि इस संशोधित विस्तारित योजना का प्रत्यक्ष लाभ राज्य के 13,34,000 किसानों को मिलेगा। सरकार का ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती से जुड़े परिवारों के जीवन स्तर को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ऐसे में जिन लोगों के ऊपर लोन वगैरह होगा दोस्तों, चिंतित होंगे उनका लोन उतर गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और 15 लाख के आसपास किसान इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, उनको फायदा मिलेगा। तो सोचिए कि कितनी अच्छी बात है। जिस व्यक्ति का जीवन इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, तो दोस्तों किसान सीधे तौर पर देश के अंदर काफी ज्यादा प्रताड़ित है, तो किसानों के लिए इससे बड़ी राहत और क्या होगी। यानी जो वादा थालापति विजय ने किया था उस वादे को डिलीवर भी कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि केवल वादा करने से काम नहीं होता, बल्कि उसे जमीन पर उतारा जाए, तब जाकर आम जनता का विश्वास देश की लोकतांत्रिक प्रणाली और पूरी व्यवस्था के ऊपर बढ़ता है। साथ साथ प्रधानमंत्री केयर्स फंड के अंदर टोटल मिलाकर दोस्तों 8452 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। मार्च 31, 2025 को लेकर अब जो अपडेट है वो ये कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में इतना पैसा है, 8,000 करोड़ से ऊपर का पैसा है, 85 करोड़ के आसपास है। उसमें से आप लोग जानते हैं चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि मात्र 80 लाख के आसपास रुपए खर्च किए गए हैं, यानी 0.01% खर्च किए गए हैं। इसका मतलब दोस्तों प्रधानमंत्री केयर्स फंड जो बनाया गया था आम जनता की सेवा करने के लिए, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कोरोना के टाइम में, अब ये जो फंड है इसमें 8400 करोड़ के आसपास पड़े हुए हैं और खर्चा
सरकार कर नहीं पा रही, बीजेपी के लोग कर नहीं पा रहे, अगर ये खर्चा नहीं कर पा रहे तो पैसा क्यों नहीं वापस लौटा देते आम जनता का, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी सोचिए जो फंड बनाया इसलिए गया था ताकि आम जनता को फायदा पहुंचाया जाए दोस्तों, और हजारों करोड़ रुपए इसमें आए हुए हैं और इस फंड का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की इस फंड पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, कोई खर्चा वर्चा हो नहीं रहा और इतने हजार करोड़ लेकर बैठे हुए हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश की जनता को वापस बिल्कुल कर देना चाहिए, ये तो साफ तौर पर देश की जनता के पैसे को बर्बाद करने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। यानी आरटीआई के दायरे में भी नहीं आएगा, बताएंगे भी नहीं कि पैसा खर्च कहाँ हुआ है और खर्च करेंगे भी नहीं, तो ये पैसा लेकर कर क्या रहे हैं, सवाल तो सबसे बड़ा यही है। अगर ये पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, 0.01% ही खर्च कर पा रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं भारत सरकार को दे दिया जाता है या फिर आम जनता को वापस कर दिया जाता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि पूरे देश भर के अंदर 98,000 ऐसे स्कूल है जहां पर वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है लड़कियों के लिए, और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं क्या कोई आदेश जारी किया जाता है। काफी गंभीर मामला है दोस्तों, यानी देश में शौचालय बनाने को लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वास्तविकता और ज्यादा चौंकाने वाली है। वहीं पर राम मंदिर के चंदा चोरी के चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एसआईटी के स्टेटस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट एसआईटी के रिपोर्ट को जारी नहीं करेगा। इस पर कोई खास तर्क दिया नहीं गया, लेकिन बात यही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जवाहर।